हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्जामिनेशन है उसकी ज्योग्राफी सेक्शन को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी की जो भी गतियां हैं, पृथ्वी किस तरह से घूमती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके कारण आपके क्या क्या चेंजेस जो हैं वो अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और सेकंड चैप्टर में हमने जो था वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियों के बारे में और उसके कारण हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी अर्थ की रोटेशंस की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पृथ्वी की गतियां, देखिए पृथ्वी जो है हमारी वो 2 तरह से घूमती है। ठीक है, मोशन जो है अर्थ का वो 2 तरह से है। पहला आता है आपका रोटेशनल मोशन, फर्स्ट आपका आता है रोटेशनल मोशन। ठीक है, और सेकंड आपका आता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है, पहला आपका आता है रोटेशन और दूसरा आता है आपका रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन की। देखिए रोटेशन क्या होता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपका अर्थ है और ये आपकी अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से टिल्ट है और आप लोग बताएंगे कि अर्थ अपनी घुरी पर जो है वो कितने डिग्री का टिल्ट बनाती है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 23.5 डिग्री का जो है वो टिल्ट बनता है आपके अर्थ का। ठीक है, आपके नॉर्मल से, ये आपका नॉर्मल है इस तरह से, तो ये जो आपका एंगल बनता है ये बनता है आपका 23.5 डिग्री का। और अगर आपको पूछेगा कि आपके ऑर्बिटल प्लेन, ये जो आपका ऑर्बिटल प्लेन होता है, आपका जो कक्षक होता है, इससे कितना एंगल बनता है, तो ये आपको पता है ये कितना रह जाएगा फिर आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, तो ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर हमारे से एंगल पूछेंगे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, अपने कितना टिल्ट बनाती है, तो 66.5 डिग्री। और अगर नॉर्मल से पूछेंगे कि नॉर्मल से कितना बनता है, तो ये आपको देखना होगा 23.5 डिग्री का टिल्ट बनाती है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह से हमने देखा था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है वो किस तरह से झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर किस तरह से झुकी हुई है और उसी एक्स पर क्या करती है अर्थ आपकी रोटेट करती है। इस तरह से आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डायरेक्शन क्या रहती है हमारी, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी जो है वो इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, घूमती है और इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब पृथ्वी घूमती है तो अपने एक्सिस पर घूमती है, याद रखना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा तो रोटेशन क्या होता है, ठीक है, पृथ्वी जब भी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसकी दैनिक गति भी कहते हैं या इसकी रोटेशन भी कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी गति को हम क्या कहते हैं, इसकी दैनिक गति भी कहते हैं या इसकी घूर्णन भी कहते हैं। तो कितना टाइम लेती है पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए, तो ये लेती है आपकी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना मान लेते हैं, 24 घंटे की पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितना एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है वो आपको याद रखना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी एक्सिस पर, ठीक है, अपने अक्ष पर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जब भी पृथ्वी क्या करती है अपनी एक्सिस पर जो है वो घूमती है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है आपके दिन और रात। आपको पूछा जाता है कि दिन और रात का होना जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना और पृथ्वी का क्या करना, अपने अक्ष पर घूमना जो है, इसी का कारण जो है आपके दिन और रात होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो पहला तो आपने देख लिया कि रोटेशन किस तरह से होती है। ठीक है, आपको याद रखना है रोटेशन। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है, कि लाइट किस तरह से हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। तो आप ये इस तरह से देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी क्या है, इस तरह से आपकी झुकी हुई है अपनी एक्सिस पर। ठीक है, तो आप इस तरह से पृथ्वी को मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा सन है, सन की लाइट जो पड़ेगी, देखिए सन की लाइट इस तरह से पड़ेगी आपकी। ठीक है, इस तरह से आपकी सन की लाइट पड़ेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पर सन की लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर डे हो जाएगा, और इसी तरह से पीछे आपकी क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। और जब अर्थ ऐसे घूमेगी ना आपकी, ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, इसको इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा आपका, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रोसेस जो है वो चलता है, ठीक है। तो जहाँ पर लाइट गिरती है उसको बोलते हैं फोटिक, ठीक है, जहाँ पे प्रकाश पड़ता है उसको फोटिक बोलते हैं, और जहाँ पर डार्क पोर्शन होता है उसको एफोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो शब्द भी आपको याद रखने हैं कि फोटिक शब्द क्या होता है, एफोटिक क्या होता है। तो जहाँ पर सन की लाइट पड़ती है, जिस पृथ्वी के भाग पर सन की लाइट पड़ती है उसको फोटिक कहते हैं, और जिस पृथ्वी के भाग पर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है उसको एफोटिक कहते हैं। ये लाइट वाला पोर्शन होता है आपका, और ये डार्क वाला पोर्शन होता है आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा क्या होता है आपका, रिवॉल्यूशन होता है। अर्थ जो है वो किसका चक्कर लगाती है, इस तरह से अपने एलिप्टिकल पाथ में, अपने दीर्घवृत्ताकार पाथ में जो है वो क्या करती है, एक चक्कर लगाती है, किसका, सूर्य का। तो ये जो चक्कर है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन या फिर परिक्रमा करना। आपने देखा होगा कि मंदिर, इस तरह से मंदिर है तो आप लोग मंदिर की क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपका यहाँ बीच में सन है, और अर्थ क्या करती है, इसका एक चक्कर काटती है, और यहाँ पर आपकी अर्थ है, और इस तरह से अर्थ आपकी क्या करती है, एक चक्कर काटते हैं, तो इसको रिवॉल्यूशन होता है। एक तो होता है अपनी घुरी पर घूमना, ठीक है, अपनी ही जगह पर घूमते रहना, और दूसरा होता है किसी के आसपास क्या करना, चक्कर लगाना, तो इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से आपको जो है वो आपके मौसम में जो है बदलाव देखने को मिलता है। आपकी गर्मियाँ आती हैं, आपकी सर्दियाँ आती हैं, आपकी बरसात आती है, आपका वसंत आता है। इसी तरह से जो है इसी के ऊपर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो याद रखना है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या है, जब आपकी अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमना चालू कर देती है तो उसको कहते हैं आपका रिवॉल्यूशन, या हिंदी में इसको कहते हैं परिक्रमण, या फिर वार्षिक गति भी कहते हैं। इसको दैनिक गति कहते हैं रोटेशन को, और इसको रिवॉल्यूशन को आपका वार्षिक गति कहते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे घूर्णन करना, और इसको कहेंगे परिक्रमण करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये कितना टाइम, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितना टाइम ले रही थी, 24 घंटे का समय ले रही थी। तो इसी तरह से पृथ्वी जब सन का एक चक्कर लगाती है तो वो कितना टाइम लेती है। तो अगर एग्जैक्ट हम बात करेंगे तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का जो है वो पृथ्वी के द्वारा समय लिया जाता है। 365 डेज 5 आवर एंड 48 मिनट का जो है वो टाइम लेती है। लेकिन हम इसको जो है अप्रोक्सीमेटली कितना काउंट कर लेते हैं, 365 दिन और 6 घंटे जो हैं हम इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए हम तो 365 दिन ही काउंट करते हैं, अगर एक साल में बात करेंगे 365 दिन ही काउंट करते हैं। इन 6 घंटों को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जब ये 6 घंटे हमारे क्या होते हैं, ठीक है, 4 साल में क्या हो जाते हैं, जैसे एक पूरा दिन बना देते हैं। देखिए जब हमारा क्या होता है, 6 घंटे हम इनको छोड़ते रहते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2020 जो था एक लीप ईयर था, तो हमने क्या किया, 2021, 22, 23, ठीक है, और 24। तो इस तरह से ये 4 साल क्या करेंगे, देखिए आपका 21, 22, 23 और 24 ये क्या कर देंगे आपके 4 साल में, ठीक है, 6 चौके 24, 24 घंटे बना देंगे। और इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, एक नया दिन जुड़ जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और ये दिन हमारा जो है वो हम फरवरी में काउंट करते हैं, 29 फरवरी 2024। जैसे फॉर एग्जांपल एक लीप ईयर था, तो इससे पहले जो था वो 2020 एक लीप ईयर था, ठीक है। तो ये जो 4 से टर्म डिवाइड हो जाती है वही आपकी क्या होती है, लीप ईयर काउंट होती है। तो आपको ये याद रखना है। हाँ जी, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर किस तरह से बनता है। तो याद रखना है आपको, आपकी अर्थ रिवॉल्व करती है, और ये रिवॉल्व करती है 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। और इन 6 घंटों को हम छोड़ देते हैं, और 4 साल में ये क्या बन जाते हैं, एक नया दिन बना देते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका पेरीहिलियन क्या होता है और आपका एपीहिलियन क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं आपका अपसोर, पेरीहिलियन को हिंदी में कहते हैं अपसोर, और एपीहिलियन को कहते हैं आपका उपसोर। याद रखना है आपको, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अपसोर की स्थिति कब बनती है,
उपसौर की स्थिति कब बनती है, पेरिहीलियन की स्थिति कब बनती है, एपीहीलियन। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो पाथ है वो कैसा है, आपका एलिप्टिकल है। इस तरह से अर्थ आपकी घूमती है तो पाथ जो है वो एलिप्टिकल है, ठीक है। तो क्या होता है जब आपकी अर्थ यहाँ पर रिवॉल्व कर रही होती है तो वो जब सन से आपकी क्या होती है, ज़्यादा दूरी पे होती है, मैक्सिमम दूरी पे होती है, ठीक है। जो आपकी अर्थ है वो सन से मैक्सिमम दूरी की होती है, तो ये अराउंड 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, 4 जुलाई को ये स्थिति बनती है और इस स्थिति को हम कहते हैं एपीहीलियन, अपसौर। तो याद रखना है अपसौर क्या है, जब आपकी पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है किससे, आपके सन से, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एपीहीलियन कहते हैं, अपसौर कहते हैं। लगभग 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे इसी तरह से जब अर्थ घूमती है तो सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है, इस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर, ठीक है। इसको कहते हैं हम पेरिहीलियन। तो याद रखना है, पेरिहीलियन को अपसौर कहा जाता है और एपीहीलियन को उपसौर कहा जाता है। और ये जो स्थिति है ये 3 जनवरी को अराइज होती है और मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका सन और अर्थ का अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपको पूछ ले कि सन से अर्थ की एवरेज कितनी दूरी है, ठीक है, एवरेज कितना डिस्टेंस है, तो ये आएगा आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एपीहीलियन के केस में 152 मिलियन किलोमीटर, पेरिहीलियन के केस में 147, और अगर एवरेज पूछ ले कि एवरेज अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है, तो आपको याद रखना है 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। चलिए, तो ये था आपका रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में, रिवॉल्यूशन किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हो एपीहीलियन क्या होता है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम। देखिए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी सबसे ज्यादा होती है 152 मिलियन किलोमीटर के बराबर, इसको लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर के बराबर मानेंगे। तो ये जो स्थिति है ये 4 जुलाई को उत्पन्न होती है और इसी को आपका क्या कहा जाता है, इसी को आपका उपसौर कहते हैं। याद रखना है आपको, इसी को आपका उपसौर कहता है। और पेरिहीलियन क्या होता है, पेरिहीलियन होता है आपका अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक है। तो अपसौर का मतलब है कि जब पृथ्वी की सूर्य से सबसे कम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं अपसौर, पेरिहीलियन कहते हैं। तो मिनिमम जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 147 मिलियन किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो स्थिति है ये 3 जनवरी को अराइज होती है हर साल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एवरेज डिस्टेंस काउंट करेंगे हम, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपका 149.5 मिलियन किलोमीटर। और इसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम देते हैं, इसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये याद रखना है। ये पूछता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी हमारा क्या करता है, ठीक है, सन का जब चक्कर लगाता है इस तरह से, ठीक है, तो हमारे सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है दिन और रात का होना किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका अर्थ के रोटेशन, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो भी हमारे मौसम में बदलाव होते हैं वो किस कारण को होते हैं, आपके रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसके कारण हमारे क्या होते हैं, सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस तरह से हमारे सीजन में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी अर्थ की पोजीशन के ऊपर, कि हमारी अर्थ की पोजीशन किस तरह से है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सन है और इसके अराउंड हमारी पृथ्वी क्या करती है, एलिप्टिकल पाथ में जो है वो आपका क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और इसी के कारण जो है आपके सीजन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या रहेगा, पृथ्वी का पाथ रहेगा। तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है, और ये आपकी आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको मकर रेखा भी कहते हैं हम, और ये आ गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ रही हैं, आपकी इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ेंगी, इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी आपकी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, इसको हम कहते हैं आपका इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको कहते हैं विषुव, विषुव याद रखना है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको इक्विनॉक्स कहते हैं हम।
और जब आपकी सूर्य की जो है वो सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ेंगी, ठीक है, साल का एक ऐसा टाइम आएगा जब सूर्य की सीधी किरणें आपकी कर्क रेखा के ऊपर गिर रही होंगी या फिर आपकी मकर रेखा के ऊपर गिर रही होंगी, ठीक है। आपकी सूर्य की सीधी किरणें या तो कर्क रेखा पे गिरेंगी या आपकी मकर रेखा पे गिरेंगी, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में संक्रांति, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सोलिस्टिस। सोलिस्टिस, इसको संक्रांति भी कह देते हैं और इसको सोलिस्टिस। तो याद रखना है, दो कंडीशन अराइज होती हैं जब आपकी सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पे गिरेंगी या तो आपकी कर्क या फिर मकर, दोनों में से किसी पे गिर रही होंगी। तो उस टाइम पे आपकी कंडीशन जो बनेगी, अगर इक्वेटर पे गिर रही हैं तो इक्विनॉक्स विषुव की स्थिति बनेगी, और अगर आपका कर्क रेखा या फिर मकर पे गिर रही है तो संक्रांति की स्थिति बनेगी। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्या होता है ना आपका, देखिए, चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा था। यहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें सीधी किसके ऊपर पड़ रही हैं, पहले भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ रही हैं, आपकी इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इक्वेटर के बाद आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होके कहाँ पर चली गई, इस तरह से आपकी कर्क रेखा पर पड़ना शुरू हो गई। तो याद रख सकते हो, जब सूर्य की सीधी किरणें ना इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है, तो इस टाइम पे ये जो स्थिति होगी, ये मान लीजिए ये 21 मार्च के दिन जो है वो स्थिति अराइज हुई है। इसको हम कहेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको बसंत विषुव भी कहा जाता है, इसको बसंत विषुव भी कहा जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये स्थिति आपको पूछेगा, बसंत इक्विनॉक्स जो है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो कब बनेगा, तो 21 मार्च को ये स्थिति अराइज होती है। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ रही होती हैं, आपकी ये वाली जो आपकी क्या है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और इसी टाइम पे क्या होगा, आपका दिन और रात 12-12 घंटे के होंगे। 12 घंटे का दिन होगा, 12। तो याद रखना है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पर आपका दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि इक्वेटर पे आपकी क्या गिर रही होती है, सन की सीधी किरणें गिर रही होती हैं। अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया अर्थ कैसे रोटेट करती है आपकी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो यहाँ इस तरफ चलेंगे हम जैसे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ना चालू हो जाएंगी, आपकी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर चली जाएंगी आपकी, ठीक है, कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर जो है वो गिरना चालू हो जाएंगी। तो जब सूर्य की किरणें आपकी कर्क रेखा के ऊपर गिरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ये कंडीशन अराइज होगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आपका इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा, दिन बड़ा होगा और रात आपकी क्या होगी, छोटी होगी, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लाइट ज्यादा पड़ रही है। और यहाँ पर आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है आपका, इसके नीचे जो रह गया सौदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, डार्क वाला पोर्शन ज्यादा है। तो यहाँ पर रात क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और जबकि दिन क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ये बनती है 21 जून को। आपको पता होगा भारत में जो है या फिर विश्व में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है, आपका 21 जून को होता है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो ज्यादा वाले पोर्शन को कवर कर रही होती है, जो है जिस वजह से यहाँ पे 21 जून को क्या होता है, आपकी सबसे बड़ा दिन होता है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस कहते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रीष्म क्रांति, ग्रीष्म क्रांति। और ये 21 जून के दिन जो है स्थिति अराइज होती है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पर आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा फिर वापस आके फिर किसके ऊपर गिरेंगी, यहाँ से वापस सीधा जो है वो पड़ेंगी आपकी इक्वेटर के ऊपर। इस टाइम पे ये जो दिन होता है ये 23 सितंबर के आसपास होता है, जब सूर्य की किरणें सीधी दोबारा इक्वेटर के ऊपर गिर रही होती हैं। और इसको हम कहते हैं आपका ऑटम इक्विनॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑटम इक्विनॉक्स। ये होता है आपका शरद विषुव, हिंदी में इसे कहते हैं शरद विषुव कहा जाता है। ये स्थिति जो है आपकी 23 सितंबर को होती है। देखिए, यहां से चली थी, यहां तक गई सीधी किरणें, फिर यहां से वापस आ गई यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर, और यहां से फिर कहां जाएंगी, अब जाएंगी कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद जैसे यहां से होकर आपकी पृथ्वी जब यहां पर पहुंच जाएगी तो अब सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ेंगी, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी ना, तो देखिए लाइट इल्यूमिनेशन, लाइट का जो सर्कल है वो इस तरह से बनेगा। अब आपका क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो आपका पोर्शन है वो कम लाइट में आएगा आपका, और जो दक्षिण गोलार्ध वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा लाइट में आएगा। ये वाला पोर्शन आपका ज्यादा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका दिन बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी, रात जो है वो छोटी हो जाएगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसका विपरीत होगा, बिल्कुल उल्टा होगा,
रात यहाँ पर लंबी हो जाएगी। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारी रातें क्या होती है, काफ़ी लंबी हो जाती हैं, और दिन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, छोटे हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति बनती है 22 दिसंबर, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन है वो कब होता है, तो आपको पता है 22 दिसंबर को होता है, और इसको हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। इसको हम कहेंगे आपका शीत क्रांति के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या बनती है, 4 कंडीशन बनती है। उसके बाद दोबारा आपका क्या होगा, यहाँ से सूर्य किरणें सीधा किसके ऊपर दोबारा चली जाएंगी, इक्वेटर के ऊपर चली जाएंगी, और ये वाली स्थिति आपकी दोबारा यही अराइज हो जाएगी। और इसी तरह से आपका ये सर्कल क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, और आपके सीजन में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले हम कहाँ से चले थे, 21 मार्च से चले थे, तो आपको देखने को मिला था स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखने को मिला था आपको। उसके बाद हमने देखा था कि क्या होता है आपका 21 मार्च के बाद जो है आपकी 21 जून की स्थिति बनती है, समर सॉलिस्टिस की स्थिति बनती है, जिसको हम ग्रीष्म क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती हैं, आपकी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। उसके बाद आपकी जो है वो 23 सितंबर वाली स्थिति अराइज होती है, जिसको हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, शरद विषुव बोला जाता है इसको। इस टाइम पे इक्वेटर के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और उसके बाद 22 दिसंबर की स्थिति अराइज होती है, जब आपकी सूर्य की किरणें कैप्रिकॉर्न के ऊपर चली जाती हैं, और हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। तो इसी को हमने पढ़ा कि सोलिस्टिस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सोलिस्टिस को हम क्रांति बोलते हैं और इक्विनॉक्स को हम विषुव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सोलिस्टिस में सन की डायरेक्टली रेज जो हैं वो किसके ऊपर पड़ती हैं, या तो कैंसर के ऊपर पड़ेंगी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी। और जब समर सोलिस्टिस होगा आपका, ठीक है, जब आपकी ग्रीष्म क्रांति होगी, तो 21 जून के दिन ये स्थिति उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। और उसके बाद आपका विंटर सोलिस्टिस में क्या होगा, 22 दिसंबर के दिन ये स्थिति बनती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत क्या होगा, आपका सबसे लंबा दिन होगा। और इक्विनॉक्स की स्थिति होती है जब हमारी सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ती हैं, आपकी इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, और ऑटम इक्विनॉक्स होता है आपका 23 सितंबर को। और इस दिन क्या होता है, आपका दिन और रात क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है कि जो आपका पृथ्वी में जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि कोई भी मौसम में बदलाव होता है, या आपके दिन और रात में कोई भी बदलाव होता है, तो वो किसके कारण होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। इसी के कारण आपके क्या होते हैं, मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं, और इसी के कारण आपके दिन और रात होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको पूछ लेगा कि पृथ्वी में जो दिन और रात होते हैं वो किस वजह से होते हैं, या मौसम में बदलाव किस वजह से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी होती है उसके कारण ही ये सब आपको देखने को मिलता है। अगर देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी नहीं होगी, टिल्ट नहीं होगा अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो आपको हर साल जो है वो दिन और रात जो है, वो पूरा साल जो है वो आपको दिन और रात क्या है, बराबर ही देखने को मिलेंगे। बोलता है इक्विनॉक्स कंडीशन इज क्रिएटेड थ्रू आउट द ईयर, डे एंड नाइट इक्वल। अगर दिन और रात बराबर होंगे तो सारा साल आपकी इक्विनॉक्स की ही कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो एक मैंने आपको चार्ट बना दिया है, आप इससे याद रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डे, पोजीशन ऑफ सनलाइट, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे की लेंथ क्या होगी और नाइट की लेंथ क्या होगी। तो आप इस तरह से एक चार्ट बनाकर क्या है, आप याद रख सकते हो इसको। 21 जून की जब स्थिति होगी तो क्या होगा, सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर पड़ेंगी, आपकी कर्क रेखा के ऊपर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेंगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इस टाइम पे आपकी गर्मियां होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम पे क्या होंगी, आपकी सर्दियां होंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में आपके दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में आपके दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा, रातें जो हैं वो आपकी छोटी हो जाएंगी, जबकि आपके रातें जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है। तो 22 सितंबर को आप देख सकते हो क्या होगा, सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी, इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, भूमध्य रेखा पे पड़ेंगी। उस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, आपका ऑटम का सीजन होगा आपका। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या होगा, स्प्रिंग का सीजन होगा। ये यहाँ पर आपका सर्द ऋतु आएगी, और यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, वसंत ऋतु आ जाएगी। और दिन और रात यहाँ उत्तरी गोलार्ध में भी बराबर होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद 22 दिसंबर का जो स्थिति आएगी उसमें क्या होगा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपकी सूर्य की सीधी किरणें रहेंगी। और यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में विंटर का सीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी सर्दियाँ आ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी गर्मी आ जाएंगी। देखिए जो भी उत्तरी गोलार्ध का सीजन होगा ना, उसके विपरीत में क्या होगा, आपका दक्षिणी गोलार्ध में सीजन होगा। और जो भी, जैसे अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में जो है वो दिन क्या है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर के उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। इसके विपरीत होगा, यहाँ पर रात क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर रात क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और इसी तरह से आपका 21 मार्च को क्या होगा, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पे गिरेंगी द्वारा, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगी, यहाँ पे बसंत ऋतु आ जाएगी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगी, शरद ऋतु आ जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। और दिन और रात दोनों में क्या रहेंगे, आपके बराबर रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्च से जून में क्या रहता है, सन की जो रेज है वो नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाती हैं, और सितंबर टू दिसंबर जो है वो सूर्य की सीधी किरणें जो है वो साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, और नो शेडो, देखिए कब जो है हमारी बॉडी की शेडो नहीं बनती है, जब सूर्य जो होता है ना आपका, ठीक है, बिल्कुल पीक पे होता है ना, तो हमारी कोई शेडो नहीं बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नो शेडो ऑफ बॉडी एट 12 PM। ठीक है, जब भी हमारी दोपहर का समय होता है, हमारी कोई भी क्या नहीं बनती है, बॉडी की कोई भी छाया नहीं बनती है, कोई भी शेडो नहीं बनती है। ठीक, ये कंडीशन कब लाई करती है, जब हमारी बॉडी जो होती है, जब हम क्या है, या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हैं या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे तो फ्रेंड्स ये था आपका रोटेशन ऑफ अर्थ चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से आपकी पृथ्वी जो है वो घूमती है, और उसके कारण आपको क्या क्या चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।